सो प्रीवियस सेशंस में जो चीज हुई आपके मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड कि रजिस्टर से डेटा हमारा उठ रहा था, मल्टीप्लेक्सर पे जा रहा था और 4 कॉमन बस हमें फाइंड आउट हो रही। अगेन हम उस 4 कॉमन बस को क्या कर रहे थे, रजिस्टर पे मूव करा रहे थे, डेटा स्टोर करा रहे थे। सो उससे एक ट्रुथ टेबल जनरेट हुई। ट्रुथ टेबल इन द सेंस कि अगर मैंने सपोज दैट रजिस्टर ए का डेटा कनेक्ट किया है, A0 निकला, ठीक। अगर मैंने मक्स 0 बना रखा है तो उस पे A0 पिन हो गई, ठीक। रजिस्टर बी से B0 आ गया, रजिस्टर सी से C0 आ गया एंड रजिस्टर डी से D0 आ गया। ये 4 पिन मक्स 0 से कनेक्ट हो गई। अगर हमने सिलेक्शन लाइन ली 0 0 तो ये चारों पिन आपकी आउटपुट दे देगी। सो ये 0 0 जब हमने सिलेक्शन लाइन ली तो यानी कि A0 B0 C0 D0 आपका आउटपुट आ गया और ये आउटपुट हम पर्टिकुलर रजिस्टर में यानी कि ए में कनेक्ट कर देंगे या बी में, जैसा भी आपका है। बी में है तो अगर 0 1 दे रहे तो बी में हो जाएगा, 1 1 है तो आपका रजिस्टर डी में कनेक्ट हो जाएगा और अगर आपका 1 0 है तो आपका इसमें आपका बी में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी में आपका नॉर्मली अगर आप 1 0 दे रहे हो तो सी में हो जाएगा, 0 1 दे रहे हो तो बी में हो जाएगा, 0 0 दे रहे हो तो ए में हो जाएगा और 1 1 दे रहे हो तो आपका रजिस्टर डी में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थी, इसके बेसिस पे एक ट्रुथ टेबल डिजाइन की हमने। तो वो ट्रुथ टेबल देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग अपने ट्राई स्टेट बफर पे आते हैं। ओके, सो आई थिंक थोड़ा सा विजिबिलिटी कम होगी आपको। सो यहाँ पे देखिए, मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 सिलेक्शन लाइन है। इसमें प्रीवियस डायग्राम को लेते हैं। प्रीवियस डायग्राम हमारा ये है कुछ, ठीक है। रजिस्टर ए बी सी डी है। इसके कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी। हम लोगों ने जब बस को डिजाइन कर लिया था तो रजिस्टर से जब डेटा उठ रहा था, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर पे जा रहा था और मल्टीप्लेक्सर से डेटा कैसे फैच हो रहा था, डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा था। यानी कि अगर 0 0 दे रहे थे तो मक्स 0 पे निकल रहा था, अगर 0 1 देंगे तो यहाँ 1 का डेटा निकल जाएगा, 1 0 देंगे तो 2 का डेटा आ जाएगा, 1 1 देंगे तो 3 का डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि S0 और S1 में जो भी डेटा हम सिलेक्ट करेंगे वो वाली मक्स एक्टिवेट हो जाएगी और उसका डेटा आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट में जाएगा। और उसके बाद वही डेटा आउटपुट हम क्या करते थे, कनेक्टर पिन से यानी कि रजिस्टर में स्टोर कराते थे वापस से। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, एक ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लिया। ट्रुथ टेबल किस टाइम्स में, कुछ ये, अगर 0 0 दिया तो ए में स्टोर हो जाएगा, यानी कि 0 0 ब्लॉक हो यानी कि रजिस्टर ए हमने बना दिया। 0 1 अगर हमने दिया सिलेक्शन लाइन तो वो रजिस्टर बी में स्टोर हो जाए, 1 0 दिया तो रजिस्टर सी में हो जाए और 1 1 दिया तो वो रजिस्टर डी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कंस्ट्रक्शन ऑफ बस यूजिंग मक्स या रजिस्टर का आए तो ये आपको ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो 0 0 पे ए, 0 1 पे बी, 1 0 पे सी एंड 1 1 पे डी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राई स्टेट बफर, ठीक है। सो ट्राई स्टेट बफर इसलिए आया, पहले तो जो हमारा कॉमन बस था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उससे हम काम इजी वे में कर रहे थे। उसे और स्मूथली काम करने के लिए हमने याद यूज की ट्राई स्टेट बफर, ठीक है। ट्राई का मतलब है 3 और स्टेट यानी कि 3 स्टेट होंगी, ठीक है। किसी भी बस को डिजाइन करने के या कोई बफर मेथड को फॉलो करने के हमने 3 स्टेट ली। अब वो 3 स्टेट क्या क्या हो सकती हैं वो यहाँ पर है। पहली हो गई इनपुट, दूसरी हो गई आउटपुट, तीसरी हो गई आपकी कंट्रोल, ठीक है। सो कंट्रोल भी बोल सकते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स भी बोल सकते हैं, या आप इसको ये बोल सकते हैं एक बफर हमने लगा दिया, या आप ये बोल सकते हैं एक इन्वर्टर हमने लगा दिया, ठीक है। अब x को हमने इनपुट से रिप्रेजेंट कर दिया, z को आउटपुट से और c को नॉर्मली एक टर्म्स दे दिया जिसे हमने कंट्रोल बफर का नाम दिया या कंट्रोल सिग्नल्स का नाम दिया, ठीक। अब करते क्या है, अब इसमें क्या है कि करंट फ्लो होती है। अब करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो 2 ही टर्म्स में होगी, या तो हाई होगी या तो बिल्कुल लो होगी। तो जब अगर हम हाई की बात करें तो एक्टिव हाई करने के लिए यानी कि हाई करने के लिए हम 1 फ्लो कराते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे हमने कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया, ठीक है। जो सी जो हमने कनेक्ट किया है इससे, ठीक है, ये जो हमने थर्ड स्टेट है जो इसको कनेक्टिविटी जो दे रखी है, हमने यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया।
ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, सी को हाई कर रहा है। अगर हाई करेंगे, 1 फ्लो भी कराएंगे, तो एज यूजुअल इनपुट क्या जाएगा, 1, ठीक है, और आउटपुट भी क्या मिलेगा, फिर 1 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो बफर है ना, बफर का काम ही, अगर जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा। तो आपने इनपुट दे दिया 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1, ठीक है। जब केस क्या हो, c इक्वल टू 1। इन केस अगर हमने 0 फ्लो करा दिया, हाई है, ठीक है, नो डाउट, अगर यहाँ पे हमने 0 फ्लो करा दिया, इसमें फ्लो करा दिया, तो 0 आउटपुट गया और 0 इनपुट गया और 0 आउटपुट आया। लेकिन अगर यही चीज हमारे एक्टिव लो हो जाए, सी की वैल्यू 0 हो जाए, तब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम चेंज होता है ट्राई स्टेट में। वो क्या होता है वो देख लो, कुछ इस टाइप में। यानी कि यहाँ पर देखो एक डॉट का सिंबल दिख रहा होगा, ये डॉट आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं कि जैसे ही आप सी की वैल्यू यहाँ पर 1 दोगे, तो ये वैल्यू 1 तो फ्लो हो रही है, एक्टिव हाई हो रही, लेकिन इनकरेंटली जैसे ही इन्वर्टर पे आती है, तो वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट 1 का 0 हो जाएगी। तो जो इनपुट दिया आपने वो आउटपुट मैच नहीं किया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू z, ठीक है। सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे 0 दिया, तो 0 यहाँ पर गया, फ्लो हुआ, और यहाँ पे 1 बन गया, लेकिन 1 एज ए इनपुट गया, लेकिन यहाँ पर आउटपुट 0 तो हमने दिया था ना, 0 तो नहीं मिल रहा, तो इसलिए x नॉट इक्वल टू z, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या आती है, एक्टिव लो कंट्रोल होती है। तो इसी बेसिस पे हमने कुछ डिजाइन की, क्या चीज डिजाइन की, वो ऊपर से देखते हैं कि जब एक्टिव हाई होता है, c की वैल्यू 1, तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट होता है। इनपुट हमारा क्या है, x, और आउटपुट क्या है, z। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इक्वल टू x, यानी इनपुट इक्वल टू आउटपुट, ठीक। अब यही चीज अगर एक्टिव लो कंट्रोल हो, c की वैल्यू 0, तो इनपुट नॉट इक्वल टू आउटपुट होता है, ठीक। और इसे मैंने थोड़ा सा एलिब्रेट किया, नीचे 3 कंट्रोल लाइन हुई, x c z, ठीक है। इफ एक्टिव हाई c इक्वल टू 1, तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट कॉमा z इक्वल टू s। डायोड कनेक्टेड विद 3 स्टेट्स, ये 3 स्टेट्स हैं जो उससे कनेक्ट है, ठीक है। अब आगे आते हैं, एक्टिव लो, जिसे हमने हाई इंपेडेंस का नाम दिया, और यहाँ पे c इक्वल टू 0, इनपुट नॉट इक्वल टू आउटपुट, यानी कि लो पावर सप्लाई होगी। अब दूसरी चीज, ये ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन की, तो ट्रुथ टेबल में थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर देखो, इनपुट आपको x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटपुट को हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। c आपका कंट्रोल लाइन, ठीक है, यानी एक स्टेट है, जिसे मैंने बार बार बोला, कंट्रोल बफर बोल लो या कंट्रोल लाइन बोल लो, कंट्रोल सिग्नल्स बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर या इनेबल भी बोल सकते हो, ठीक है, ये आप इनेबल भी बोल सकते हो, ऐसा कोई बोल। तो जब c की वैल्यू 1 है, तो इनपुट अगर हमने 0 दिया, तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा, 0, क्योंकि एक्टिव हाई है, ठीक है। अब c की वैल्यू फिर से हमने अगर 1 दी, अगर इनपुट दिया 1, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, क्योंकि एक्टिव हाई कंडीशन। अब जैसे ही एक्टिव लो हुआ, c की वैल्यू अगर हमने 0 दी, तो इनपुट 0 तो जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा, 1 मिल जाए, तो इसलिए हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमेशा z मिलेगा। इसलिए मैंने यहाँ बोला इनपुट नॉट इक्वल टू आउटपुट। अगेन c की वैल्यू फिर से हमने 0 दी और इनपुट 1 दिया, तो यानी कि फिर क्या होगा, आउटपुट हमें फिर से z मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है ट्राई स्टेट बफर का। क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो पूछें किसी को। सभी से मेरा क्वेश्चन है, क्लियर है अगर तो एक्नॉलेज कर दो। ओके, ट्रुथ टेबल मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। और किसी को? बाकी 2 ही लोग के रिस्पॉन्ड आया है, बाकी का ओके। ओके 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 ओके, ठीक है बेटा। ओके, सो मैं अगेन आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो गया हो, ठीक है। ट्राई स्टेट में मैंने बोला 3 स्टेट काम कर रहे हैं। अब हमें c की वैल्यू अगर हाई रखनी है, तो हमेशा हम वैल्यू 1 लेंगे,
ठीक है, अब इनपुट की बात अभी हम नहीं कर रहे, हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। सी की कंडीशन अगर 1 है, एक्टिव हाई है, तो ये नॉर्मल वे में काम करेगा, बफर में जो भी इनपुट दोगे वही आउटपुट दे देगा। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू जेड हो जाएगा। अब x की वैल्यू अगर 1 दो तो z की वैल्यू भी 1 मिलेगी, x की वैल्यू 0 दो तो z की वैल्यू भी 0 होगी, जब c हमारा 1। लेकिन अगर हम इसी को लो कंडीशन में, डायोड को लो कंडीशन में ले आए, तो वो हाई इंपेडेंस की तरह काम करेगा, यानी कि पावर सप्लाई बिल्कुल लो है, तो यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा जब लो कंडीशन की बात होती है। तो जब C की वैल्यू 0 दोगे तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे जब लगा हुआ है, तो इस 0 जब सप्लाई किया तो यहाँ पे इनपुट में 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट चेंज कर दिया उसने, तो आउटपुट के इक्वल तो होगा नहीं, बफर के बिल्कुल इक्वल नहीं। ठीक है, फिर से यहाँ पे 1 दिया तो यहाँ पे 0 हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे कहा x नॉट इक्वल टू z। ठीक, अब इसी के बेसिस पे हमने ट्रुथ टेबल बनाई। पहले केस में बताया c इक्वल टू 1 और दोनों इनपुट दिए 1 और 0, तो वैल्यू हमें मिल गई। अगर हमने यही वैल्यू रखी c इक्वल टू 0 और दोनों केस दिए 1 और 0, तो हमें वैल्यू नहीं मिली। यही चीज मैंने बताई यहाँ, c की वैल्यू 1 1 रखी तो हमें पहली बार इनपुट दिया 0 तो 0 मिल गया, पहली बार इनपुट दिया 1 तो आउटपुट भी 1 मिल गया। और c की वैल्यू कंट्रोल लाइन की वैल्यू 0 रखती, यानी कि लो कंट्रोल कर दिया, तो 0 इनपुट तो गया लेकिन यहाँ पे आउटपुट नहीं मिला। यहाँ पे 0 पे 1 इनपुट दिया लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, सो आई थिंक अब सभी को अब क्लियर हो गया होगा। ओके ओके बेटा, सो नेक्स्ट बात करते हैं आपके मेमोरी ट्रांसफर की। सो मेमोरी ट्रांसफर का मतलब है कि पर्टिकुलर किसी मेमोरी लोकेशन में कोई डेटा है। अभी एक जनरल थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम स्क्रीन पर देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो एक मेमोरी नॉर्मली एक मेमोरी ट्रांसफर है, तो मेमोरी का मतलब होगा मेमोरी में कुछ डेटा होगा। ठीक है, हो सकता है M1 और M2 दो मेमोरी लोकेशन है, यानी मेमोरीज का स्लॉट एक अलग है M1 का और M2 का स्लॉट अलग है। ठीक है, सो आपस में अगर कम्युनिकेट करना हो इनको, तो कैसे कम्युनिकेट करेगा? या ऐसे सोच लीजिए, मान लीजिए रजिस्टर है और मेमोरी है, इनका डेटा आपस में ट्रेवल होना, रजिस्टर का डेटा मेमोरी से जाना। ठीक है, जैसे हमने फंक्शनल यूनिट में देखा था कि 3 और 4 अगर एडिशन परफॉर्म करना है इनका, तो आउटपुट 7 आना चाहिए। तो वो कैसे होता? तो 3 4 को एज ए इनपुट देते, कीबोर्ड के थ्रू जाता, वो मेमोरी में जाके स्टोर होता। अब मेमोरी में स्टोर होता तो मेमोरी में स्टोर होने के साथ साथ वो एक एड्रेस क्रिएट करता, अपनी लोकेशन खुद की बनाता 3 और 4 की। ठीक है, फिर वहां से अगेन फैच हुआ डेटा, फिर से रीड आउट हुआ, और रीड आउट होने के साथ साथ वो प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसर में मिला उसे रजिस्टर, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर ने उसके डेटा को स्टोर कर लिया, ऑपरेशन परफॉर्म किया एएलयू ने, कंट्रोल यूनिट ने कंट्रोल सिग्नल जनरेट की, अगेन वापस से वो एएलयू के पास गया, एएलयू ने वापस से ट्रांसफर कर दिया रजिस्टर, रजिस्टर ने डेटा का आउटपुट निकाल के स्टोर करा दिया। ठीक है, अब रजिस्टर के पास जो भी टेम्पोररी डेटा था, थोड़ी देर के लिए जो डेटा था, वो वापस से उठ के कहा गया मेमोरी। मेमोरी में नया स्लॉट क्रिएट हुआ क्योंकि आउटपुट है, ऑब्वियसली सी बात है, तो उसका नया एड्रेस बन जाएगा, और उस एड्रेस से नेक्स्ट फैच हो गया आउटपुट। तो आउटपुट ने क्या किया, उसे डिस्प्ले करा दिया। तो ये जो प्रोसेसिंग हो रही है रजिस्टर से मेमोरी या मेमोरी से रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर हो रहा, वो कुछ ना कुछ रेफरेंस ले रहा होगा, यानी कि कुछ ना कुछ डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, कुछ ना कुछ एड्रेस ट्रांसफर हो रहा होगा। तो दो ऑपरेशन से हो रहा होगा, पहला होगा रीड ऑपरेशन, दूसरा होगा राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशंस होते हैं। मेमोरी से कोई भी डेटा अगर उठेगा और वापस से कहीं मेमोरी में या रजिस्टर में जाएगा, तो ये हमारा कहलाता है मेमोरी ट्रांसफर। ठीक है, सो इसके ऑपरेशंस देख लेते हैं कि किस टाइप के होते हैं। सो यहाँ पे देख लो, कंसीडर a memory unit that receive the address from register called the address register, symbol is as AR, the data are transferred to another register called data register, जो इसका सिंबॉलिक है रिप्रेजेंटेशन वो DR है। ठीक है,
द रीड ऑपरेशन कैन बी स्टार्टेड एज फॉलो, यानी मेमोरी एड्रेस ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, डेटा रजिस्टर के पास, ये हो गया रीड ऑपरेशन. This causes a transfer the content of a data register to a memory word M selected by the address. ठीक. नेक्स्ट बात करें राइट की. सो यहाँ पे देखो रजिस्टर से डेटा कहाँ पे राइट हो रहा है, मेमोरी में हो रहा है. So assume that the input data are the register R and address in AR, the write operation in as follow. यानी कि मेरे कहने का मतलब वहां पे थोड़ा सा लिंक करो, अगर फंक्शनल यूनिट में जब हमने डेटा उठाया था तब वहां से रीड हो रहा था मेमोरी से रजिस्टर में. अब जब रजिस्टर से डेटा वापस मेमोरी में जा रहा है तो राइट हो रहा है, यानी आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है, और वापस किस में जा रहा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जा रहा है. ठीक है, वापस से वहां से फिर क्या होगा, अगेन आउटपुट स्क्रीन पे जाएगा. सो दिस कॉज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन R1 into memory word M selected by the address in AR. Okay, so this is called memory transfer. So ये दो टॉपिक क्लियर हैं सभी को, बस डिजाइन, कॉमन बस डिजाइन और साथ ही साथ मेमोरी ट्रांसफर. ओके ओके, मैंने सभी से पूछा बेटा, ध्यान रखिएगा, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ. हाँ, ये यूनिट 1 का ही पार्ट है बेसिकली, मेमोरी ट्रांसफर, और आगे भी आपको मिलेगा सेम चीज वहां पे भी है. ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू बेटा. सो नेक्स्ट वन बात करते हैं अब. अपने कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं कभी, जो मैंने बात की मेमोरी ट्रांसफर की, और या आपसे बात की बस या रजिस्टर की. देख लेते हैं क्या पूछे गए हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कभी पूछे ही ना गए और हम लोग पढ़ रहे हैं, या सिलेबस में है ही नहीं. ठीक है, तो 2008 से लेके हम लोग फिर से देखते हैं 14 तक, 13 14 तक देख लेते हैं. और लास्ट में 15 16 16 17 और साथ ही साथ 18 19 और 19 20 भी देख लेते हैं. ओके, ओके. सो 2008-9 में पहले देखा हम लोग ने, तो 8-9 में अभी तक तो फर्स्ट के ए और बी में कुछ भी नहीं मिला हमें. उसके बाद यहाँ पर भी अभी तक कुछ नहीं पूछा, लेकिन हाँ, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द कॉमन बस सिस्टम यहाँ पर पूछा गया है. तो कॉमन बस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सिस्टम बस ही याद आती है. उसके बाद अगर आप इसके बस डिजाइन के बारे में, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इन केस अगर 10 मार्क्स में पूछा, तो इसके बस डिजाइन में कंस्ट्रक्शंस बता सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एंड रजिस्टर्स के. ठीक है, if if it's come, what is the register and how data can be transferred, so do we have to explain more things with mux and tri-state buffer boot and read write operations. सो देखो, जैसा कि आपने कहा कि मेमोरी जो ट्रांसफर है, ठीक है, मेमोरी ट्रांसफर में आपको ये मैंने अलग टॉपिक है, ये मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि ये उसका इंक्लूडिंग टॉपिक है. ठीक है, जो स्टेट बफर है और आपका ये नॉर्मली इसका मल्टीप्लेक्सर का कॉमन बस का, ये एक टॉपिक. ठीक है, और रीड और राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म होते हैं उसमें भी. ठीक,
सो यहाँ पर देखो बस ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है, मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। और ये तो 2008-9 का पेपर हो गया। अब 1920 की बात कर लेते हैं, तो 1920 में क्या पूछा गया है, सो एक बार देख लेते हैं। ऊपर तो अभी तक कुछ नहीं दिखा, केवल बेसिक फंक्शनल यूनिट्स दिखी हैं कंप्यूटर की, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है ऐसा, यहाँ पर भी अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, 18-19 में देख लेते हैं। सो 18-19 में भी अभी तक कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है कुछ, ओके, यहाँ पर भी नहीं है, ओके। सो ये क्वेश्चन 18-19 में भी नहीं आया है। उसके बाद आते हैं 16-17 की बात कर लेते हैं। सो आरटीएल के बारे में देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि आरटीएल क्या होता है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, ठीक है। 16-17 की बात है ये। उसके बाद नहीं, इसमें भी नहीं पूछा गया। फिर बात करते हैं हम 15-16 की। तो यहाँ पे फिर से आरटीएल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे तो पूलिंग मेथड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सो अभी तक जो भी क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड आए नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ध्यान रखिएगा, ये देखिए कॉमन बस सिस्टम फिर से पूछा गया है 13-14 में। ऐसा नहीं है ये टॉपिक नहीं पूछे जाते, पूछे जरूर जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लेते हैं मेमोरी ट्रांसफर क्या होता है। देखिए, what is memory transfer and what are the different register associated for the memory transfer। तो डिफरेंट रजिस्टर्स का मतलब यही है कि डेटा रजिस्टर के बारे में, एड्रेस रजिस्टर के बारे में आप ले लो, और रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन के बारे में परफॉर्म करके उन्हें दिखा दो किसी मेमोरी में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जैसा अभी मैंने दिखाया था रीड और राइट का, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2011 एंड 12 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पेपर में पूछा नहीं जाता, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ट्राई स्टेट बफर का बारे में भी पूछा गया है, ठीक है, मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मैंने कल जो डिस्कस किया था बस और बस आर्बिट्रेशन, उससे जरूर आएगा, आप इसको मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अब अगला टॉपिक आता है हमारा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का। सो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या है और कैसे परफॉर्म होते हैं, ठीक है, उसे देखते हैं। ओके, सो कोई भी मुझे बताएगा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी को आइडिया है कि क्या होते हैं? डिस्कस करने से पहले मैं ऐसे जनरली पूछना चाह रहा हूँ आपसे, किसी को आइडिया है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ओके, ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, ओके, it deals with arithmetic logic operations, okay। हर्ष हर्ष गुप्ता। ALU control unit memory। Okay, so these are the parts of the processor organizations.
Okay, next, how processor and bus are interconnected, how register are arranged. Okay, it basically tells how ALU memory and are implemented. Okay, anything else? और कुछ किसी के दिमाग में चल रहा हो? पार्ट्स तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स के होते हैं. अच्छा, ठीक है. और how data is sent from register to ALU and back to register. Okay, ठीक है. तो सभी ने आपने अपने आंसर्स दे दिए. सो बेसिकली प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो कंट्रोल मूवमेंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोसेसर. ओके, और किसी के पास कोई आंसर? ओके, सो बेसिकली प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास 3 फंक्शनल यूनिट पे काम करता है. ठीक है, वो 3 फंक्शनल यूनिट हमारी होती है एएलयू. ठीक है, एएलयू क्या करेगा? बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. दूसरी चीज होती है हमारे, अगर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं डेटा भी स्टोर करेगा. तो डेटा स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी नहीं, हमें क्या यूज करना पड़ता है? रजिस्टर का. क्यों? क्योंकि रजिस्टर क्या करता है? स्मॉल बिट को कंटेन करता है. ठीक, तो ये हो गया तो रजिस्टर का पार्ट. अब थर्ड बात करते हैं. थर्ड ऐसा क्या है कि यूज होता है प्रोसेसर, तो वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट. सो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है. कंट्रोल सिग्नल्स इन द सेंस जो हम एएलयू और रजिस्टर में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, इनपुट रीड कर रहे हैं, इनपुट राइट कर रहे हैं, एनीथिंग एल्स, तो वो सारी चीजें कौन जनरेट करेगा? कंट्रोल यूनिट. और ये किसका बेसिकली पार्ट होता है? ये होता है सीपीयू का. यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को मैनेज कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है. ठीक है, सो ये बेसिकली अगर हम इंटर कनेक्शन स्कीम की बात करें तो ये हमारा जो कंट्रोल यूनिट एएलयू और रजिस्टर है वो बेसिकली मेन मेमोरी यानी कि मेमोरी पार्ट से कनेक्ट होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, और किसके थ्रू कनेक्ट होगा? थ्रूली बस के थ्रू. इतनी चीज क्लियर हो गई. बस की बात मैंने क्यों की? मैं अगेन फिर से आपको बताता हूँ. बस की बात इसलिए मैंने की क्योंकि जब भी कोई डेटा आप ट्रेवल कराओगे प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन से मेमोरी तक, तो उसके लिए बस ही नीड होगी. ठीक है, अगर आप पेरिफेरल डिवाइसेस से प्रोसेसर तक भी लाओगे डेटा तो भी आपको बस की नीड पड़ेगी. ठीक है, तो देख लेते हैं कि पीडीएफ में क्या लिखा है. ओके, सो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोसेसर में जैसा मैंने बताया था कि 3 फंक्शन यूनिट होती हैं. We call a computer a unit that perform ALU operation on data, and a unit that which is remember the data memory, a unit which sequence the operation by ALU that is called control unit. Okay, next one, processor organization is a term describing now those 3 elements are implemented and how they are interconnected to accomplish their task. यानी कि हमारा बेसिकली काम प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 एलिमेंट्स का है. ये 3 एलिमेंट्स कैसे आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और कैसे कैसे अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, अब बात करें अगर तीनों टर्म्स की, तो जैसा मैंने बताया अभी आपको सीपीयू के अंदर प्रोसेसर के अंदर मैंने फंक्शनल यूनिट की बात कर रहा था तब मैंने बताया था एएलयू और सीयू. और मैंने उसी ड्यूरेशन में ये भी बताया था कि यहाँ पर एक मेमोरी का पार्ट होता है जिसे हमने रजिस्टर का नाम दिया, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों बिट को कंटेन करता है, साथ ही साथ 8 बिट इसको स्टोर कराता है. और इसकी जो कनेक्टिविटी होती है बाकी से होती है, देखो मेन मेमोरी से है, पेरिफेरल डिवाइसेस से. ठीक है, और किससे के थ्रू है कनेक्टिविटी? थ्रूली बस के थ्रू. तो दीज आर दी प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, सो उसके बाद आपको करना क्या है? उसके बाद आपको एएलयू के बारे में बताना है, रजिस्टर्स के बारे में बताया, कंट्रोल यूनिट के बारे में बताया, मेन मेमोरी के बारे में बताया, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में.
तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, कि हम अपने प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करें या कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उनसे। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपकी स्ट्रक्चर हैं जो मैंने अलग अलग डिफरेंट तरीके से बना रखे हैं। आप ये भी बना सकते हैं, नहीं आपको आइडिया तो इस टाइप का भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। सो आई थिंक आपको प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गया होगा। प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का जो क्वेश्चन है वो कभी कभी 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो 10 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन ये आपको लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे कि पहले तो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है आपको ये बताना है, फिर आपके 3 जो एलिमेंट है उनका इंटरकनेक्शन स्कीम बताना है, कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं। देन इसके बाद आपको एएलयू के बारे में बताना, एएलयू क्या होता है, एएलयू के क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और उसका कोई एक एग्जाम्पल ले लेना है। देन उसके बाद आपको रजिस्टर्स के बारे में बताना है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं ये भी आप बता दो, और कितनी बिट स्टोर करते हैं ये भी बता दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप कंट्रोल यूनिट के बारे में बताओ, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, कंट्रोल सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं और कितने तरीके के कंट्रोल सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं, ये आप उसमें एलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सो इतना सफिशिएंट है 10 मार्क्स के लिए, और बाकी तो आप डायग्राम बना ही रहे। सो क्लियर है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन सभी को? ओके, सो सिर्फ 1 रिप्लाई आया है। ओके ओके ओके, सो थैंक यू बेटा, थैंक यू देवांश, थैंक यू गौरव। ओके, थैंक यू बेटा। सो ये तो टॉपिक था प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर्स की, कि जनरल पर्पस रजिस्टर बेसिकली रैम जो आप यूज कर रहे हो, मेमोरी में यूज करते हैं। देखो जो रैम और रोम की बात आती है ना स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में या मेमोरी में, तो ये आप बिल्कुल सही, गलत नहीं है, लेकिन इनके जो तरीका है वो अलग अलग है। अभी आप स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ोगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे दो इम्प्लीमेंट होता है। तो पहला होता है रजिस्टर्स के थ्रू और एक होता है मेमोरी स्टैक के थ्रू। तो जो आपने मेमोरी का टर्म्स यूज किया ना, उसी में ये सारी चीजें यूज होती है। ठीक है, अभी आगे है। ठीक, दो इम्प्लीमेंट मैंने बताए थे, रजिस्टर्स के थ्रू और मेमोरी के थ्रू। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसेसर के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगर जनरल पर्पस रजिस्टर्स की, तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स कैसे वर्क करता है ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। और एक चीज और आपके लिए, एक थोड़ा सा क्वेश्चन है जो मुझे पर्सनली सही लगा। आई होप कि आप लोग से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ठीक, ओके, सो आप लोग से मुझे आंसर चाहिए। आप नॉर्मली ऐसे बता दीजिए और बाकी लोग आप करके मुझे आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, मैं इतना आप लोग से जानता हूँ कि आप लोग सभी लोग करके मुझे रिप्लाई जरूर दोगे। सो क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप में है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है पहली चीज। ठीक है, रोल नंबर 132 ने कहा है सर प्लीज सेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बेटा ऑलरेडी अपलोडेड है, एक बार आप मूडल एक्सेस करके देख लें। ठीक है, उसमें ऑलरेडी मैंने 11 ईयर्स के पेपर डाल रखे हैं, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है शो द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर। मैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं आपसे ये चाह रहा हूँ इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग अपने से बताएं ये किससे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। So show the contents of the register EAQSC
during the process of multiplication of two binary numbers, multiplicand and multiplier, the sign are not included. So ये क्वेश्चन किससे रिलेट करता है? क्या ये बूथ एल्गोरिथम है? सभी से क्वेश्चन है मेरा, पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो। ओके, गौरव चौधरी ने कहा यस सर। गरिमा ने कहा सर दिस इज ओके, ठीक है। हर्ष ने भी कहा बूथ एल्गो का क्वेश्चन है। ओके, और कितने लोग एग्री कर रहे हैं? जितने लोग एग्री कर रहे हैं वो तो कम से कम बता दें कि ये बूथ एल्गो का क्वेश्चन। ओके देवांश, बूथ एल्गो का है। ओके, we cannot do with the boost algo and okay, okay, boost algo, okay, okay। थोड़ा सा बेटा मैं यही देखना चाह रहा था कि आप लोग ने दिमाग मतलब यूज नहीं किया है इसमें। बूस्ट एल्गो को मैंने इतनी बार बोला कि वो सिर्फ साइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। हाँ, साइन नंबर के लिए यूज होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, द साइन आर नॉट इंक्लूडेड मीन्स ये तो अनसाइंड हो गया ना। सो दिस इज क्वेश्चन फॉर अनसाइंड मल्टीप्लिकेशंस। बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर साइन इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। जो अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन का मैंने फ्लो चार्ट बताया था, अगर ध्यान हो कि Q0 की वैल्यू अगर 1 होती है तो हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज शिफ्ट करते हैं। ऐसा ही कुछ बताया था, ठीक है। याद आया किसी को? नहीं याद आया कोई बात नहीं, रिवीजन क्लासेस में हम लोग इसे कवर करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये कुछ टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी रहते हैं। थोड़ा सा इसको आपको पढ़ने पे ही आपको पता चलेगा कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा इसमें देखो, यहाँ पर देखो अनसाइंड पूछा गया और यहीं पे जस्ट सेक्शन 3 का फर्स्ट पार्ट देखो बूस्ट एल्गो के बारे में पूछा गया, यानी आपसे दोनों तरीके की चीजें पूछ ली गई। हाँ देखो, दीपक ने सही बताया कि अगर Q0 की वैल्यू 1 होती है तो A में A+M होता है, ठीक है, ये अनसाइंड का है, ठीक है। जबकि सेक्शन 3 में फर्स्ट पार्ट में पूछा गया अलग से बूस्ट एल्गो के बारे में, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।